अरबी ने मुझे एक रात के 5,000 रियाल की ऑफ़र की। मैं शादीशुदा भी थी, फिर भी मेरी नीयत बदल गई और उस रात मैं उसके घर रुक गई। अरबी को बहुत कम नज़र आता था, लेकिन जब मैं रात उसके घर रुकी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस अरबी ने मुझे 8 बार। मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे। शौहर फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी। घर का गुजारा करते और शुक्र अदा करते। 2 वक्त का खाना खाकर पानी पीकर सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की शिद्दत खिल्लत होती चली गई। मैंने इर्द गिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजिमा की ज़रूरत है। खाना पकाना होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी औरतें काम करती हैं। सिर्फ बर्तन धोने की ज़रूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी के घर काम करके मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है। वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफ़े पर बैठा रहता है। उसकी बीवी को कुछ भी अरसा हुआ था, वह फौत हो गई। एक तो अब उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दूसरा अब उस उम्र में कौन इससे शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। अगली रोज़ मैं उसके पास दोबारा गई और अरबी के घर चलने को कहा। वह अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी भी अच्छी तनख्वाह रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को उस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाया करेंगे। मैं पूरे दिन वैसे भी फारिग रहती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती हूँ। उस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 10 साल की होगी। घर की बाकी मुलाजिम थोड़ा बहुत उस पर तवज्जो देती थी। वैसे भी पलाई औरत को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी की हालत देखते हुए उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं रात 9 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नर्म दिल इंसान था। वो मुलाजिमों के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की और मुलाजिमा अब मुझसे खार खाने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि मैं इस घर में नहीं थी। अगर कोई ज़रा सा भी काम ख़राब हो जाता तो वो मुलाजिमाएँ फ़ौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी इनको खामोश करवा देता। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी के साथ छूट जाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिमा भी थी, जो उसके साथ मुस्तकिल रहता था। अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम इसके ज़िम्मे थे। अरबी भी हर काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्ची के साथ ही मसरूफ़ होती थी, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वह दरवाज़ा खोलता था। फिर अपनी बेटी को प्यार करता, मुझसे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, उसने खाना पीना तो किया है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। अरबी पूरे दिन की रोटी मुझसे पूछता था, मैं भी अरबी को सारे दिन की रोटी बता देती। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर इसने अपनी जेब से बटवा निकाला और मुझे 3,000 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई, हालांकि इसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 5,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने जो तनख्वाह तय की है वो काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वे पैसे पकड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँची तो वह मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे मुलाजिमों से मत करना और किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। कुछ देर तो मैं इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से चला गया। लेकिन न जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो अरबी का मुझे 5,000 रियाल देना और दूसरा इस बात का दूसरे मुलाजिमों को छुपाना। कहना, ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा कि शायद अरबी समझता होगा कि दूसरे मुलाजिम अपना काम खुश असलूबी से नहीं करते, और मेरी मेहनत से खुलूस को देखते हुए अरबी ने मुझे 5,000 रियाल तनख्वाह दी होगी। और आज यूनिस, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही, जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर
फिर 1000 रियाल के नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए थे उस बार तो मेरे दिल में शक आने लगा था। आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था। मैंने वे रियाल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को ठीक किया था। कहने लगा कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा वे मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे भी मैं लेती हूँ और जो इसके अलावा काम है मुझे तनख्वाह मिल जाती है। बहरहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज़ जब मैं इसके घर गई तो मैंने देखा कि वह अरबी आज ही दफ्तर नहीं गया था बल्कि घर पर ही था और बेटी के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में सख्ती भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे टाइम पर आई थी। मैं इसी वक्त आती हूँ। मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पर ही आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा इस चीज़ के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरी बेटी का ख्याल ज़्यादा रखा करें। देखिए सुबह से इसको बुखार है, इसकी तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह करे, इसलिए तो मैंने आपको मुस्तकिल नौकरी पर रखा है ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो सके, वरना मुलाजिम तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगे। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप इतनी लेट आए और मेरी बेटी बुखार में जलती रहे। मैंने फटाफट से उस अरबी से लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर पर ले आया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास पैसा बहुत है जो अरबी ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्ची को दवा पिलाई और इसके पास बिस्तर पर लेट गई कि मुझे अरबी ने ताख़ीर की थी कि जब तक बच्ची ठीक ना हो आप घर मत जाएं। मैं सारे काम छोड़कर इस बच्ची पर तवज्जो देने लगी। पूरा दिन बच्ची को संभालते संभालते मैं घन चक्कर बनी हुई थी। कभी उसे दवा पिलाती, कभी नरम पिज़्ज़ा बना कर देती, मगर बुखार की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वरना तो मेरी बात मान लेती थी। लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आया तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो मुझे कहने लगा कि ये बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ रह लें तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा शौहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे इसे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब से तासरात और रोनुमा आए हुए थे। कहने लगा क्या आप शादीशुदा हैं। मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर एकदम ही इसने बात बदली और कहने लगा कि आप अपने शौहर से कह दें कि एक रात के लिए आपको यहाँ रहने दें, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत मायूस हो गई चुकी है। रात भर में कैसे इसे संभाल सकता हूँ। फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने शौहर से कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद बंदोबस्त कर लूँगा। रात भर में इस बच्ची को संभालती रही और अगले दिन बच्ची काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो अरबी मुझे 2000 रियाल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा ये आप क्यों दे रहे हैं। वो कहने लगे आपने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से तोल रहे हैं। बेशक मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह ही समझा है, इसलिए आप अपने ऐसे पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये कह के मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर आ गई। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। कई बार डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया था, मगर किस्मत में औलाद नहीं थी। कोई पीर फ़कीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हकीम का बताता। मेरा इन सब चीज़ों पर एतमाद ना था। अल्लाह से दुआ करती कि एक न एक दिन अल्लाह मेरी गोद ज़रूर हरी करेगा। इन्हीं दिनों मेरा शौहर सऊदीया के लिए वीज़ा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटने की बेहतर समझा कि मैं अल्लाह के घर जाकर दुआ करूँगी, अल्लाह ज़रूर मेरी मुराद पूरी करेगा। उसके बाद हम सऊदी आ गए। इतने साल से मेरा शौहर काम कर रहा था, लेकिन हालत जो की त्यों ही थी। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे अब औलाद दे। इसलिए जब इस बच्चे को संभालने की ज़िम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं मुलाजिमत कर रही हूँ। यह वो बच्ची मेरे लिए एक बोझ है।
میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی تھی اور دل سے اس کو سنبھالتی تھی۔ اگلی روز جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا عربی پریشان بیٹھا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی ملازمہ جو کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اسی بات کو لے کر عربی نڈھال ہوا بیٹھا تھا کہ اب گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے وہ ملازمہ کدھر سے لائے گا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی کیونکہ میں عربی کے گھر کے کسی کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ عربی میری طرف التجانا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کیا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر تھا، شوہر تھا، میں اپنا گھر سنبھالتی یا عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی، میرے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خیر میں نے کچن میں جا کر فریج سے انڈے بریڈ نکالے اور عربی کو اس کی بیٹی کو بنا کر دے دیے۔ عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے عربی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً سے میرے پاس آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگا میں نوکری چھوڑ دوں، وہ عربی کیا چاہتا ہے؟ میں عربی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ پہلے ہی کئی دن سے بدلا ہوا تھا۔ پھر ظاہر اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی تھی، لیکن شاید اندر ہی اندر اس کے دل میں شک کا بیج جنم لے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہو، مگر میرا شوہر نہ مانا۔ میں نے دوبارہ سے عربی کو فون کیا اور اسے صاف بتا دیا کہ میرا شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کو بھی جو کام ہے، آخر آپ کے پاس چوکیدار بھی تو ہیں، اس سے کروا لیں۔ وہ کہنے لگا چوکیدار آج چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے شوہر سے بھی مل لیتا۔ میں نے کہا دیکھیے مالک، میں آپ کی نوکری کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ اس کے پہلے ہی وہ کچھ اور کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال جنم لے رہا تھا، ایسا کون سا کام تھا جو عربی رات کے وقت مجھے بلا رہا تھا؟ میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے کم نظر آتا تھا، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے خاموشی سے لیٹ گئی، لیکن بار بار ایک ہی بات ستاتی تھی کہ عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ اچھی بڑی معقول تنخواہ مل رہی تھی، جس سے اب ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کو کسی بات کا خیال نہ تھا، اور وہ سکون سے نیند کی آغوش میں خراٹے لے رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی اور ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ہی ناشتہ کر لو، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ 10 بجنے کے قریب میں اٹھی، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے عربی کے گھر کی طرف چل پڑی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی کے گھر کے باہر کافی سارے لوگ جمع تھے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا اور عربی کے گھر پر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا۔ عربی کے گھر کے باہر کافی پولیس موجود تھی۔ میں گھر کے اندر گئی تو سب ملازم دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا عربی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت شدید خراب تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہے تھے، شاید اس لیے عربی مجھے بار بار فون کر رہا تھا، لیکن انہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ عربی اپنی بیٹی کی خاطر خود ہی گھر سے نکلا جہاں وہ مجھے بلانے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا۔ میرے اور عربی کے گھر کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بس درمیان ایک مین روڈ تھی۔ بیچارہ عربی اپنی لاٹھی کے سہارے سڑک کراس کرنے لگا تھا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا تھا۔ میں عربی کی بچی کو گلے لگائے زوروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے کچھ دن عربی کے گھر پر ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ کچھ دن بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا کہ عربی نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک خط بھی دکھایا جو کچھ دن پہلے ہی عربی نے اس وکیل سے لکھوایا تھا، جس میں اس نے مجھ سے درخواست کی تھی میری بچی کو پلیز تنہا مت چھوڑنا۔ وکیل کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں اور میرا شوہر مستقل طور پر عربی کے گھر پر رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نواز دیا۔ قدرت ایسی ہی اپنے رنگ دکھاتی ہے جو انسانی عقل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔